विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर एक जलसा। हर हफ्ते बीते हुए लम्हों को फिर ढूंढ लाने का नायाब मौका। विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। नमस्ते दोस्तों, स्वर्ण स्मृति कार्यक्रम के साथ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह हाजिर हूँ। दोस्तों, घर में जब नई बहू ब्याह कर आती है तो सबकी नजर उसी पर रहती है। नई बहुरिया के कैसे कर्म है, कैसे चाल चलन है, कितना खाना खाती है, कैसे झाड़ू बुहारती है, कैसे कपड़े पहनती है, आदि आदि आदि। बहू रानी की कुछ रोचक बातों पर प्रकाश डाला है अली अब्बास हुसैनी ने। आइए जाने ब्रिजेंद्र मोहन की ज़बानी बहू रानी। हर हिंदुस्तानी माँ बाप को बेटे की शादी का बड़ा अरमान होता है। बेटे पैदा ही इसलिए होते हैं कि वो पढ़ें लिखें या जाहिल रहें, नाक कान से दुरुस्त हों या लंगड़े लूले, मगर ब्याहे जरूर जाएं। भैया अभी पोतड़ों ही पर लौटते होते हैं कि अपनों परायों में हाल व मुस्तकबिल की गोदियों में ठुमकने वाली गुड़ियों के लिए मांगे जाने लगते हैं। इस इब्तदाई जाल में अगर ये मछली ना आई तो घुटनों चलते चलते सैकड़ों ने सुस्त लगाई। माँ बाप ने अगर उस वक्त भी चारा न निकला तो भाव बढ़ने लगा। स्कूलों कॉलेजों में लड़कियों के कारिंदे तरह तरह की नजरें लिए दौड़ने लगे। लड़के वाले अगर होशियार हुए तो उन्होंने शादी ब्याह की गुफ्तगू से बेपरवाही जाहिर की। भैया के काम से लग जाने का बहाना किया। चलिए वो दिन भी आ ही गया। बेटा कमाने धमाने लगा। फिर क्या था, जो मांगा वो पाया। मगर ये था 25-30 बरस उधर का तरीका। अब तो नोबेल और सिनेमा ने हर नौजवान को रोमान लड़ाना सिखा दिया है। अब बड़े मियाँ और बड़ी भी अपनी पसंद की बहू नहीं ला सकती। अब तो बेटों से उनकी पसंद नापसंद पूछना जरूरी है। पुराने ढंग के माँ बाप में अब बहू रानी लाने के सिलसिले में क्या गुफ्तगू होती है, वो सुनिए। अरे क्या लिखा है मुन्नू ने? किस सूरत शक्ल की दुल्हन चाहता है? दुल्हन चाहता है, क्या कहूं बेगम, साहबजादे ने शायरी फरमाई है। अपनी होने वाली दुल्हन के सरापा के बारे में मुख्तलिफ शायरों के शेर लिखे हैं। तो ये कौन सी नई बात हुई? उसकी 7 पुश्तों से शायरी होती चली आई है। तोता मैना तक को एक आध शेर रटा दिया जाता था। रटा दिया जाता था? अरे भाई, तो मैं इससे कब इनकार करता हूँ कि शायरी उसकी घुट्टी में पड़ी है। मगर दुल्हन का सरापा जो उसने लिखा है, उस सरापा की औरत तो इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। अरे तो दुनिया ऊपर उसने कौन सी बात आखिर लिख दी है, वो मैं भी तो सुनूं। जी आप भी सुनेंगी जी। साहबजादे ने मीर तकी मीर के शेर से बिस्मिल्लाह की है। मुलाहिजा हो, सरापा है जिस जा निगाह कीजिए, वहीं उम्र अपनी बसर कीजिए। अये हाय, तो इसके ये मानी हुए कि दुल्हन आते ही मियाँ मुन्नू उसे सामने बैठाए, खुद आसन जमाए, हरदम बैठे घूरा करेंगे। न माँ बाप का अदब, न पास पड़ोस का ख्याल है, न नौकरी चाकरी की फिक्र। बस बीवी होगी, वो होंगे और रात दिन उसकी पूजा। अरे तुम सरापा ही को लिए झींक रही हो, दुल्हन के कद को तो देखो। मीर हसन का शेर पेश किया है। कदो कामत है आफत का टुकड़ा तमाम, कयामत करे जिसको झुककर सलाम। खैर चलो, इसमें कोई खराबी नहीं। बहू को माँ के सर पर बिठाने का तो कोई ख्याल नहीं है। कोई ख्याल नहीं है? अरे सुभान अल्लाह, तुमने सोचा ही नहीं। अरे भाई, छोटा ही तो बड़े को सलाम करता है। अरे हाँ, तो मतलब तो यही हुआ ना कि वो कयामत से भी कद में बड़ी होगी। अरे तो हुआ करे मेरी जूती से। मियाँ मुन्नू को बांस पसंद है तो वही सही। अरे भाई, इस बात में मैं क्या जानूं भाई। तुम्हारे बेटे ने जिगर का शेर लिखा है, आ गए। हाँ, निगाहे शौक वो उठी नकाब, आफताब आमद दलील आफताब। उई, बड़ा नटखट है पाजी कहीं का। ढके पर्दे ये भी कह गया कि उसकी दुल्हन पर्दा उठा देगी, खुले बंदों निकलेगी। खुले बंदों निकलेगी? अरे वो मुंह खुले ना निकलेगी तो करेगी क्या? 14-15 हजार मील लंबा जिसका डील डॉल होगा, उसके पिंडे ही को ढकना मुहाल होगा, ना कि चेहरा। कौन सी मुगलानी या दर्जन आएगी जो उसके जिस्म की नाप ले सकेगी? कौन सा नया आला इजाद होगा जिसके जरिए उसके पूरे कद की लंबाई चौड़ाई की पैमाइश की जा सकेगी? हाय अल्लाह, मेरे तो इस पहाड़ की पहाड़ दुल्हन के ख्याल ही से रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
खैर, इस अनहोनी को तो छोड़ो और आगे क्या लिखा है वो सुनाओ। आगे सुनाओ। इसके आगे मस्खरे ने दुल्हन की कमर के बारे में एक शेर लिखा है, मुलायजा हो। मुद्दत से ये बहस दरमियां है, पर इल्म नहीं कमर कहाँ है। अये हाय, इस शेर के यही तो मानी हुए कि उसके कमर ही नहीं होगी, तो ये निगोड़ी आधे धड़ की दुल्हन को लेकर क्या करेगा। ना बाबा, तुम मियां मुन्नू को साफ साफ लिख दो कि ये संगमरमर की तिपाई पर रखे जाने वाली मूर्ति आप ही खुद ही ढूंढो। बाबा अम्मा के बस की ये बात नहीं है। बाबा अम्मा के बस की ये बात नहीं है, मगर खत का आखिरी हिस्सा तो सुन लो। क्या इस अतरकटी निगोड़ी सच को अंधा करने वाली दुल्हन के बाद और भी कुछ लिखा है? अरे हाँ हाँ, और लिखा है कि अगर ऐसी न मिल सके तो किसी नाक कान से दुरुस्त लड़की से रिश्ता तय कर दीजिए, मगर शर्त यह है कि अपने साथ बहुत सा जहेज लाए, कम से कम 151 जोड़े, 2-2.5 मन चांदी का सामान, कोई 5-7 सेर सोने के जेवरात और हीरे जवाहरात भी इसी मुनासबत से हो, और खुद मेरे लिए सलामी में एक मोटर और 25,000 नकद मिलना जरूरी है। हाँ, अब जाके कही मेरे दिल की बात। हाँ, तुम्हारे दिल की बात? अरे भाई, मगर ये तो ब्याह रचाना ना हुआ, लड़की वालों से सौदा पटाना हुआ, लड़कों को नीलाम पर जलाना हो गया है। अरे वाह, इस पर तुम्हें एतराज का क्या हक है जी? ये रीत तो बुजुर्गों के जमाने से चली आती है। फिर हम लड़की वालों को चांद सा दामाद नहीं देंगे हैं? और वो भी जो IAS में फर्स्ट आया है। मेरा बेटा कोई ऐसा वैसा है मैं किससे कम दाम लूंगी। बहू रानी। अभी आप सुन रहे थे अली अब्बास हुसैनी की लिखी ये हास्य वार्ता। इसे आपने सुना ब्रिजेंद्र मोहन की ज़बानी। दोस्तों, एक सावन वो है जो मौसम में बरसता है, लेकिन एक सावन वो है जो मन के आंगन में बरसता है। मन का ये सावन आंखों को भिगोता है। ये सावन पहुंचा देता है यादों की उन गलियारों में जहां अम्मा का प्यार है, पिता का लाड है, भाई का दुलार है, बहन का मनुहार है, सखियों की ठिठोली है, छेड़छाड़ है। मन का ये सावन विदा की उस घड़ी को भी भिगो जाता है जब छूटा था चौखट मायके का। दोस्तों, ऐसा ही एक वर्षा गीत विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए खोज कर लाए हैं, जिसे आप सुनिए और आप भी भीग जाइए यादों के सावन में। रख दे बहार रे,
दोस्तों, ये था वर्षा गीत सुधा मल्होत्रा की आवाज में। इसका संगीत तैयार किया था पंडित शिवराम ने। दोस्तों, स्वर्ण स्मृति कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं एक लघु कथा, सुख। परंपराओं से बंधे उस शांत परिवार के बीच उस दिन राधे ने एक कंकड़ फेंक दिया। तब से घर के बुजुर्गों का पारा 7वें आसमान पर था। ये ऐसा परिवार था जिसमें मामूली सा भी नयापन एक तूफान बनकर आता था। बिल्कुल यही बात राधे की शादी पर हुई थी। हालांकि शादी वही पुराने ढर्रे पर हुई, वैसे ही बारात चढ़ी, बाजे बजे, विदा हुई और बहू घर आ गई। बहू यानी कुसुम थी तो मामूली परिवार की लड़की, लेकिन थोड़ा पढ़ी लिखी और बड़े शहर में पली। लेकिन उस दिन जब राधे ने घोषणा की कि वे दोनों पहाड़ जा रहे हैं तो घर में कोहराम मच गया। छुट्टियां थीं, छुट्टियां तो हर साल होती थीं, और राधे उसी पुराने घर की कोठरी में मई जून की भरपूर कमरी काट देता था। लेकिन उस साल उसे न जाने क्या सूझा कि उसने पहाड़ जाने की बात सबको सुना डाली। अम्मा ने कुछ ऐसे कहा जैसे राधे की इस बात पर विश्वास करने का उनका मन न हो। नहीं, कहाँ जाएगा गर्मी में, पहाड़ पर गर्मी में ही तो जाया जाता है अम्मा। दोपहर को ये खबर पिता को मिली तो उन्होंने भी बड़े रूखेपन से कहा, क्यों, क्या करने? जवाब अम्मा ने दिया, घूमने। और धीरे धीरे पिता का गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद उन्होंने आधा घंटे तक जो भाषण दिया उसका सारांश ये था, पहाड़ पर जाना फिजूल खर्ची है, अंग्रेजों की नकल है। इतना रुपया चाहिए जितना 100 रुपल्ली पाने वाले बच्चू जी ने अपने कुंवारेपन के 4 सालों में जैसे तैसे बचाया है। कुछ आगे की भी सोचनी चाहिए, और घर में 3-3 बहनें हैं ब्याहने को। राधे के पिता ऐसा सोचने में गलत न थे। उनकी जिंदगी 35 रुपए माहवार से शुरू हुई थी और 150 की पेंशन पर आकर थम गई थी। इस दौरान उन्होंने आधे दर्जन बच्चों की जिम्मेदारी सर पर ओढ़ ली थी। पिछले 3 दिन तक घर में तूफान छाया रहा। अम्मा बड़बड़ाती रहीं, पिता जब घर पर रहते लाल पीले होते रहे, लेकिन राधे और कुसुम चुपचाप पहाड़ जाने की तैयारियां करते रहे। कोठरी के दरवाजे की संद से झांककर छोटे भाई बहन थोड़ी थोड़ी देर में सब खबर अम्मा तक पहुंचाते रहे। जब बिस्तर बंधने का समाचार अम्मा को दिया गया तो जैसे घर भर में सन्नाटा छा गया। अम्मा आंसू बहाने लगी, लेकिन थोड़ी देर में एकाएक अम्मा अपने आप ही चुप हो गईं और राधे की कोठरी का दरवाजा ठेलकर 2-4 पोटलियां और कुछ डिब्बे लेकर पहुंच गईं। सब सामान रखती हुई बोली, मैं जानती थी कि तू जाएगा ही, ले ये सब भी बिस्तर में बांध ले। इतनी दूर प्रदेश में तू कैसे जुटाएगा ये सब, न जाने कहाँ रहेगा। बहू, तू रसोई में जाकर 2-4 हल्के से बर्तन रख ले, मैंने निकाल कर रख दिए हैं। और जब तक राधे या कुसुम अम्मा की बात को समझें वे वापस लौट गईं। इसके बाद पहाड़ जाने की तैयारी राधे या कुसुम ने नहीं बल्कि अम्मा ने ही पूरी की, और साथ में पहनने, ओढ़ने, रहने, घूमने की अनेक हिदायतों की तालिका भी बांध दी। दोपहर को पिता आए। जब उन्होंने राधे की जाने की तैयारी देखी तो कुछ इस तरह की मुस्कुराहट लाकर बोले कि जैसे ये उन्हें पहले ही पता था। कितने बजे जाना है, कौन से पहाड़ जाओगे? राधे के जवाब देने से पहले ही अम्मा बीच में कूद पड़ी, इंक्वायरी का दफ्तर ही खोले रहोगे कि इनके साथ ले जाने के लिए कुछ लाओगे भी? आधा किलो दालमोट और बर्फी तो लेता आया हूँ, और कुछ जरूरत हो तो ला दूंगा। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे अम्मा से कह रहे हूं कि राधे उसका बेटा ही नहीं, उनका बेटा भी है। इस सारे उलटफेर से सबसे ज्यादा अचंभा कुसुम को ही हो रहा था। जाने का समय ज्यों-ज्यों पास आ रहा था, अम्मा और पिता की व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। बच्चों के जरिए खबर महल्ले में भी पहुंच चुकी थी। सहसा दरवाजे की कुंडी खड़की। एक बार खड़की तो फिर तब तक खड़कती ही रही जब तक राधे रवाना न हो गया। पार्वती की मां ने पूछा तो अम्मा आंचल से आंखें पूछते हुए बोली, मेरा राधे पहाड़ जा रहा है, पहाड़। पिता ने राम भरोसे जी का स्वागत किया। हमारा राधे नैनीताल जा रहा है, उस पहाड़ पर जहां अंग्रेज लाट बहादुर जाया करते थे। हर पड़ोसी और परिचित के आने पर और उसे बताने पर अम्मा और पिता का सुख सूद दर सूद बढ़ रहा था। तो दोस्तों, मनमोहन सरल की ये लघु कथा आपने सुनी, सुख। दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। विविध भारती को इस स्वर्णिम सफर तक पहुंचाने में कई दिग्गज कलाकारों, कई बड़ी शख्सियत का हाथ रहा है।
विविध भारती के पूर्वज प्रकाश चंद्र जोशी उनमें से एक हैं। दोस्तों, प्रकाश चंद्र जी आकाशवाणी के कई केंद्रों पर निदेशक के पद पर कार्य कर चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रकाश चंद्र जोशी से महेंद्र मोदी की बातचीत। गोल्डन जुबली ईयर के दौरान हम अपने पूर्वजों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे पूर्वजों से मतलब वो लोग जिन्होंने विविध भारती को बनाया, वो लोग जिन्होंने विविध भारती को अपने खून पसीने से सींचा और उसे इस स्थिति में पहुंचाया जिस स्थिति में आज विविध भारती है और आज आप सबका मनोरंजन कर रही है। हमारे ऐसे ही एक पूर्वज हैं श्री प्रकाश चंद्र जोशी, जो विविध भारती से बहुत पुराने समय में जुड़े रहे। आज मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य है कि मैं टेलीफोन पर उनसे बात करने वाला हूँ। प्रकाश चंद्र जी जोशी जी, नमस्कार। और नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो आपको बहुत अपनी स्वर्ण जयंती मनाने के लिए जी। और इस उम्र में मुझे इस वक्त कितना अच्छा लग रहा है जी, मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें कितना अच्छा लग रहा है। हमारे एक पूर्वज हमारे रूबरू हैं, आप ये सोचिए। अब आप सोचिए, परिवार में जब कई वर्षों बाद कोई बच्चा आता है, अपने माँ बाप से मिलता है, तो उस बच्चे को गले लगाने के लिए माँ बाप कितने आतुर हो जाते हैं। वही किस्सा मेरा इस वक्त हो रहा है। आपको मैं केंद्र निदेशक या सहायक केंद्र निदेशक या कोई और पद के नाम से नहीं, मगर आकाशवाणी से और उसमें विविध भारती से जुड़ा होने के नाते अपना छोटा बच्चा समझिए, भाई समझिए, तो आपसे बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं 1958 में पहुंच गया। हमारा सौभाग्य है जोशी साहब। आप जरा हमें उस वक्त के विविध भारती के बारे में कुछ बताएंगे? अब मेरे आगे वो दृश्य नाच रहा है। एक सुदूर हिमाचल इलाके से, अल्मोड़े से शिक्षा प्राप्त करने का एक बच्चा दिल्ली जैसे महानगर में चमक धमक से के बीच आ रहा है। और किस लिए? नौकरी करने के लिए। नौकरी किसमें? आकाशवाणी में जी। आकाशवाणी जिसका नाम ही आकाश है, उस पे जिसने कभी जहां मैं पढ़ता था 1940 के दशक में जी, तो वहां मेरे शहर में 5 रेडियो थे, सिर्फ 5। उसमें से एक होटल में लगता था, शाम को समाचार सुनने के लिए वहां भीड़ लग जाती थी। ये 5 रेडियो शहर में थे। और आज जब मैं गया वहां रेडियो स्टेशन में नौकरी करने, तो ऐसा लगता था जैसे मैं कहीं भटक गया हूँ, कहाँ किस जगह आ गया हूँ चमक धमक से। तो बड़ा डर लग रहा था बहुत ही। और पता नहीं कैसे मुझे एक पूर्व परिचित वहाँ एक शिव शर्मा साहब मिल गए, उन्होंने भी आना था। वो दिन है 10 दिसंबर 1958, जब हम आकाशवाणी के गेट पर हम दोनों खड़े थे, एक दूसरे को सहारा देते हुए और दोनों डरे हुए। वैसे शिव शर्मा तो दिल्ली में पढ़े, दिल्ली में रंगमंच के कलाकार भी थे, लेकिन आकाशवाणी में घुसते हुए उन्हें तक डर लग रहा था। तो मुझे तो समझिए आप क्या ख्याल होंगे। किसी तरीके से अंदर घुसे, वो कागजात में दस्तखत किए और उसके बाद कहा गया जाइए आप निदेशक साहब से मिलिए। ऊपर गए, गोपाल दास जी बैठे हुए थे, धीर गंभीर चेहरा, बहुत गंभीर आवाज, उनके भौहों की जो बाल हिलते थे तो लगता था पता नहीं वो खाली गुस्से में क्या कहेंगे। और जब उन्होंने पहला शब्द कहा बैठो जी, इतने प्यार से कहा, बड़ी हिम्मत आ गई। हमने कहा सर हम आज नौकरी शुरू करने आए हैं आपके नीचे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, मैं आशीर्वाद देता हूँ, कल परसों तुम मेरी तरह औरों को यहाँ लाओगे ताकि आकाशवाणी आगे बढ़ती रहे। उन्होंने कहा सुनो, 2 काम, 3 काम, 4 काम मैं तुम्हें दूंगा जी, निष्ठा से, सत्य से और अपनी पूरी पराकाष्ठा से, पूरे पराक्रम से उसको पूरा करना, ये तुम्हारा धर्म है। और दूसरा तुम लोगों का धर्म ये है कि कभी झूठ मत बोलना। उनके बाद नेक्स्ट अफसर थे सहायक के निदेशक इकबाल मलिक। जितना रौबीला चेहरा था गोपाल दास जी का, उतना ही प्यारा चेहरा था इकबाल मलिक का, मुस्कुराहट से भरा हुआ जी। उनसे मिले। उसके बाद अगले अधिकारी मजरूर अमीन साहब से मिले जी, कार्यक्रम अधिकारी। नीचे कमरे में आए तो अब वो जो कलाकार लोग बैठे हुए थे उनसे मिलाने के लिए वो मजरूर अमीन ने किसी को बुलाया उन्होंने और कहा इनको इन लोगों को सबसे मिला दो। अब कमरे में गए, पहला नाम PN मित्तल, दूसरा नाम कौशल्या माथुर,
तीसरा नाम केशव पांडे, गोपाल कौल, सत्येंद्र शरत जी, और क्या 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 जिनके हम रेडियो में इनका नाम सुनते थे। वो कौशल्या माथुर के साथ ही बैठी थी उर्मिला मिश्रा, समाचार पढ़ती थी जी। इन लोगों को देख के अरे ये तो वही लोग हैं जिनकी आवाजें हम सुन सुन के सोचते थे पता नहीं कैसे ये बोलते होंगे, कैसे होंगे ये। तो बड़ा अजीब लगा, मगर जिस तरह से उन लोगों ने स्वागत किया, प्यार दिया, ऐसा लगा कि हाँ आज हम सही जगह आए हैं, एक कला मंदिर में आए हैं कला की सेवा करने के लिए। उस दिन जो कसम खाई मोदी साहब, वो कसम आज भी दिमाग में है। 6 किलोमीटर दूर साइकिल चला के जाता था, मगर वो प्रोग्राम करना होता था, रात भर में बैठे रहते थे, चिंता नहीं थी घर जाने की, ब्लैकआउट है, ट्रक आ रहे हैं, कहीं कुचल जाएंगे, कुछ लेंगे जाएंगे, कोई बात नहीं, जब हमारे लोग वहाँ लड़ रहे हैं तो हम भी जाएंगे। मगर हमने कभी आकाशवाणी को धोखा नहीं दिया, चाहे हम कोहिमा में रहे, बगल के कमरे में मोदी साहब बम फटा, बंदूक चली, मगर हम वहीं रहे। मगर मैं बात फिर विविध भारती में आप वापस आता हूँ। मैंने उसके बाद हम विविध भारती में दिल्ली में रहे। मुझको पहला काम मिला, निरोलकर सिस्टम और टेप लाइब्रेरी का नया शुरू हुआ, उसमें डबिंग का। आपको याद होगा पहले जमाने में सारे वो रिकॉर्डिंग्स आती थी और वो डबिंग करके रखी जाती थी, फिर उनसे प्रोग्राम बनते थे, फिर वो टेप जो है वो विभिन्न केंद्रों को भेजे जाते थे। आकाशवाणी में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी होता था कारपेंटर, तो वो बक्से बनाता था डाक में भेजने के लिए। तो ये बड़ा अजीब लगता था कि कला के मंदिर में ठक 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 कारपेंटर काम, मगर वो जब तक वो टेप नहीं जाएंगे बजेगा क्या, और बजेगा नहीं तो लोग सुनेंगे क्या। तो वो एक लिंक था। तो वो टेप लाइब्रेरी में मुझे काम शुरू करने को मिला। बड़ा अजीब लगता था, कहाँ से, कहीं गुवाहाटी से, कहीं साउथ से, कहीं से लोग गीत आ रहे हैं, कहीं से लड़कियां आ रही हैं, कहीं से कुछ आ रहा है, सब वो एक टेप पर जमा करना, उनका क्यू शीट बनाना, फिर वो जब वो अनाउंसर लोग आते थे कि भाई वो प्रोग्राम बनाना, ये ना बोला वो टेप देना। तो ये एक दिन भर एक स्ट्रगल रहता था लेकिन मगर मजाल है कोई थक जाए। गोपाल दास जी चेयर पे बैठते थे और सामने कौन होते थे, ये सब कौशल्या माथुर और बीएन मित्तल और केशव पांडे, ये सब उनके लगभग उम्र में बराबर थे, मगर वो निदेशक थे, ये उद्घोषक थे। तो गौरव जी पूछते थे पत्रावली कब तक बनी, तो बीएन मित्तल साहब कहते सर सोमवार तक बनाई। ठीक, केशव गीतों की भरी कहानी क्या पोजीशन है, ये जोशी कितनी डबिंग हो गई, कोटा पूरा हो गया। तो मजाल है कोई जरा सा जोर से बोल दे उनसे। उस जमाने में आकाशवाणी के पास, विविध भारती के पास कोई पैसा नहीं था किसी लेखक को देने के लिए, गीतों भरी कहानी बर्खास्त करनी थी। आप कैसे हो, तो लंच आवर में जिस वक्त सब लोग खाना खाते थे तो केशव पांडे अनाउंस करते थे कि ये गीतों भरी आपकी नेक्स्ट गीतों भरी कहानी गोपाल कौल लिखेंगे। लिखेंगे मतलब होता था कि वो कहानी शुरुआत कर देते थे कि हाँ ये कहानी है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये है ये। अब उसी में जो लोग बैठे होते थे उसमें एक हीरो बन जाता था, एक हीरोइन बन जाती थी और एक कोई और चीज बन जाता, जो भी पात्र हो, और वो अपने पात्रों के हिसाब से बोलते जाते थे। आपस में डायलॉग शुरू हो जाते थे। उसमें बीच में क्या होता था, ये तुमने शब्द गलत बोला, ये हिंदी का शब्द नहीं है, फिर से बोलो, फिर से बोला, और उसमें बहस हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी। सब वो कहता मैं ठीक बोला नहीं। तो एक दिन गोपाल दास जी उनसे किसी ने रिपोर्ट कर दी कि साहब उस कमरे में बड़ा हल्ला गुल्ला होता था, खाने खाते समय घंटू बैठे रहते। तो वो कोने में खड़े हो गए और उनको सुनते रहे। मालूम पड़ा कि साहब यहाँ तो कहानी बन रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है सीधे, और उसमें गीत भरी कहानी बन रही है। वो आए, उन्होंने कहा जरा एक कौर मुझे भी देना। तो उन्होंने कहा कि आपको कौर कैसे दे, पहले आप बताइए आप कौन सा रोल करेंगे। उन्होंने कहा मैं जाहिर है बाप का रोल करूंगा, और वो पात्र बन गए। ये माहौल था उस टाइम का मोदी। आज ये माहौल नहीं है, मगर कार्यक्रमों का स्तर नहीं गिरा है। मेरे ख्याल से नरेंद्र शर्मा जी ने जो सपना देखा होगा, जो कार्यक्रमों के नाम दिए होंगे, रंगावली, छाया गीत, हवा महल, ये नाम यथा गुण आज भी बरकरार है। शायद उस जन्म में वहाँ वो सुनते होंगे तो कहते होंगे मेरे बच्चे आज ही उसे ही काम कर रहे हैं। तो मैं कह रहा जी प्रकाश गोपाल दास जी, अभी हाल में मैं जयपुर में उनसे मिला,
अभी भी वो उतने ही जवान हैं। उन्होंने पूछा, बेटा कभी कुछ सुनते हो या टीवी देखते रहते हो? मैंने कहा मैं विविध भारती जरूर सुनता हूँ, और आपका जब साक्षात्कार सुना उसी पे प्रेरित हो गए मैं आज आपसे मिलने आया। कहने का शाबाश बेटा, तुमने आज मेरे सपना पूरा कर दिया। ये आज भी वो लोगों का आशीर्वाद हमको मिला हुआ है। आज कितने अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। यूनुस खान जिस वक्त वो किसी कलाकार की, किसी लेखक की कुछ से बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि समर्पित भाव से बोल रहे हैं। शायद बॉलीवुड के जो बड़े बड़े कलाकार आते हैं उनको लगता होगा ये विविध भारती मेरी है। और मैं कल ही वो संदेश सुन रहा था, जयमाला संदेश, उसमें एक बीवी ने कहा था जब जब उनकी याद आती है मेरी आंखें भर आती हैं। वो कहाँ होंगे पता नहीं, मगर वो उनसे मेरा संदेश पहुंचा देना। तो जवाब में कितना बढ़िया जवाब दिया कि उन तक आपका संदेश पहुंच गया है। उनकी भी आंखें नम है, लेकिन वो दिवाली में नहीं आ सके तो क्या हुआ, दिसंबर में आएंगे। ये सुविधा, ये प्यार, ये आदान प्रदान कितना कितना अद्भुत है। तो दोस्तों, ये थी विविध भारती के पूर्वज आकाशवाणी के कई केंद्रों पर निदेशक रह चुके श्री प्रकाश चंद्र जोशी से महेंद्र मोदी की बातचीत। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति।
दोस्तों, बंगाल की मिट्टी से उपजी, हमेशा साहित्य के पन्नों पर विशिष्ट नाम दर्ज करने वाली, अपनी कृतियों से सबको आकृष्ट करने वाली, कथा साहित्य में खूब शोहरत हासिल करने वाली, सामाजिक मूल्यों को अपने साहित्य में स्थान देने वाली वरिष्ठ कथाकार महाश्वेता देवी अरसा पहले विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और आपसे बातचीत की थी विश्वनाथ सचदेव ने। वो अनमोल रिकॉर्डिंग विविध भारती के संग्रहालय में अनमोल खजाने के रूप में सुरक्षित है। तो चलिए आज सुने महाश्वेता देवी की वही बातचीत। महाश्वेता जी लगातार लिख रही हैं, लेकिन लेखन उनका एक पक्ष है, उनके जीवन का दूसरा पक्ष आदिवासियों के बीच में काम करना है, मजदूरों के बीच काम करना है, पीड़ितों शोषितों के बीच काम करना है। तो ये काम करना और ये लेखन, इस दोनों को महाश्वेता देवी किस तरह से साधती हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि वो ये दोनों काम एक साथ कैसे करती हैं, ये लेखन का काम और ये प्रतिबद्धता जो उनकी मजदूरों शोषितों आदिवासियों के प्रति है उसका काम। मैं अभी तक तो करती हूँ, कर पाती हूँ। आपको इन दोनों में कंट्रोडिक्शन या अंतर कंट्रोडिक्शन तो इसमें नहीं है, इसलिए मैं आदिवासी के अंदर नहीं जाती हूँ, क्योंकि राइटिंग मटेरियल उनसे लेकर साहित्य करूँ इस वासना से नहीं जाती हूँ। मैं आदिवासी क्षेत्र में जो काम करती हूँ एक ही जगह में एक ही ट्राइब पर कंसंट्रेट किया, क्योंकि वो लोग डिनोटिफाइड ट्राइब है, सब कोई क्रिमिनल बोला जाता था और बहुत निर्दय अत्याचार, बहुत पुलिस से उनको मिनिमम ह्यूमन राइट जैसा विद्युत मिलना चाहिए, सिंचाई के पानी मिलना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए, लिटरेसी सेंटर भी मिलना चाहिए उन लोग को। ये इसका पर उनका दाबी है, इसका पर उनका अधिकार है। ये अधिकार उनको जानकारी देने का एक काम है। जानकारी देने का बाद वो कैसे मिले उसका कोशिश करना भी। अच्छा महाश्वेता, ये बताइए कि प्राथमिकता क्या है आपके लिए? लेखन प्राथमिकता है या आदिवासियों शोषितों के बीच में जाकर काम करना प्राथमिकता है? दोनों एक हो गया। लेखन प्राथमिकता है, लेकिन लेखन के लिए 97 का बात आप जानते हैं, पहले ज्ञानपीठ, उसके बाद मैग्सेसे, ये दो मिला के इतना इंटरव्यू और मीडिया का इतना हुआ, इतना आदमी आने लगा। मैं तो बोलते थे मेरा घर अभी सियालदह स्टेशन का प्लेटफॉर्म हो गया। जीवन इतना क्राउडेड होने से लिखना बहुत अच्छा। एक बात हम तब की बात करें जब आपने लिखना शुरू किया, आज से 50 साल पहले, जब आप ढाका से आई हो, क्या प्रेरणा थी आपके पास में? कैसे शुरुआत हुई आपके लेखन की? ऐसे नहीं हुआ मैं ढाका से इधर आके रहना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा ग्रैंडफादर और फादर दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे। जब पार्टीशन हुआ था, देश में गांव में घर थे, सब कुछ थे, लेकिन हम लोग जाते थे पूजा का टाइम में, क्या कोई समर वेकेशन में ऐसा। तो जब पार्टीशन हुआ हम लोग इधर ही थे। मेरे लेखन के पीछे कुछ ऐसा प्रेरणा का कुछ नहीं है। प्रेरणा आप बोल सकते हैं, वो मेरा पहला किताब वो था हिस्टोरिकली रिसर्च्ड बायोग्राफी ऑफ झांसी की रानी। तो वो तब 1951-52 में बम्बई में आए थे मेरा हस्बैंड के साथ। लड़का भी बहुत छोटा था। मेरा बड़ा मामा था सचिन चौधरी, वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का फाउंडर एडिटर है। उनका घर में थे, बहुत सारी किताब थे उनके पास। तो वो किताब पढ़ते पढ़ते तो सावरकर जी का 1857 पढ़ा। आज झांसी की रानी का कैरेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लगा। मैं झांसी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उम्र थे ज़्यादा से ज़्यादा 27 के 28। लड़का छोटा था, 6 साल का था। उनका पिता के पास समर्पित करके मैं चला गया झांसी, ग्वालियर, कालपी, हमीरपुर, पता लगाने के लिए झांसी की रानी के बारे में। झांसी की रानी के बारे में जिधर जिधर वो लड़ाई किया था, कैसे किया था, ये सब। एक बात बताइए कि लोग लिखते हैं तो
कुछ किताबें, जैसे कि आपने कहा सब्जेक्ट आपने सोचा कि झांसी की रानी पर लिखना है, तो कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ लिटरेचर इकट्ठा कर लिया, कुछ लोगों से मिल ली। आपने वहां जाकर के मैटर खोजना क्यों जरूरी समझा? बहुत जरूरी समझा, क्योंकि किस लिए इसका उत्तर उधर का मिट्टी हमको बता देगा, ऐसा अनुभव हुआ था। और सबसे अच्छा लगा, मिल भी गया। एक रात और गांव वाले आदमी का साथ मैं भी आग जला के, बहुत जाड़ था, उधर बैठ बैठ के हम लोग बात करते थे, लेकिन वो सब लोग गाना शुरू कर दिया। पत्थर मिट्टी से फौज बनाई, काठ से कटवार, पहाड़ उठा के घोड़ा बनाई, चली ग्वालियर। झांसी की रानी के बारे में जब ये सुना तब मेरे ये महसूस हुआ, क्या जब इतना साल बाद, 100 से ज्यादा साल बाद ये लोग उनको ऐसा श्रद्धा करता है, इतना पूजा करता है, गान में उनका कीर्ति ऐसे बांध के रख दिया है, तब ये बहुत बड़ा है। और उस टाइम में मेरा लोकगीति, लोक गाथा जो था वो कलेक्शन करने का बहुत लौटा और किताब लिखा। वो वीकली देश में प्रकाशित हुआ। और अभी देखिए, मेरा पहले किताब पब्लिश हुआ था 1956 में। उस टाइम में कोई ये सब बात नहीं बोलता। सबाल्टर्न लिटरेचर, जनता के दृष्टि से देखो, ऐसा इतना कोई बात नहीं था। लेकिन नाउ इट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। जो ये लोक गाथा, ये लोक गीति, ये जितना भी है, जिधर भी है, रायसो है, छड़ा है, गीति है, गान है, जो भी है वो हिस्ट्री का मटेरियल है। अच्छा, आपने दूसरा उपन्यास लिखा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अरण्य अधिकार। हाँ, वो दूसरा उपन्यास था। झांसी की रानी एक ऐतिहासिक रचना थी। हाँ। ये दूसरा उपन्यास जो आपका आया, ये पहला उपन्यास तो पहला था शायद ये। हाँ। तो ये जो उपन्यास है तो ये बिल्कुल अलग। पहला उपन्यास नहीं था अरण्य अधिकार। पहला कौन सा था? सबसे पहले लिखा था नटी। हाँ, नटी हिंदी में अनुवाद हुआ है। अच्छा, अरण्य अधिकार के पीछे क्या भावना थी लिखने की? क्यों आपने इस सब्जेक्ट को चुना था? ये सब्जेक्ट को ये इसलिए चुना था क्योंकि उससे पहले 63 से मैं बहुत दफे पलामू में जाना शुरू कर दिया, और बंधुआ मजदूर सिस्टम जो होता है वो उधर अपन नाक से देखा। हिंदी अनुवाद में मेरा दौलती पढ़ी है, वो तो बंधुआ मजदूर के बारे में है। तब उसके लिए बहुत फाइट भी किया, काम भी थोड़ा बहुत किया। उसके बाद जो हुआ, उससे भी ज़्यादा जानने का दिल में बहुत जिद आ गया कि इससे भी ज़्यादा जानने का है। तब देखा बिरसा का नाम में वो रांची अंचल में कितना श्रद्धा है। तब सबसे पहले पढ़ा कुमार सुरेश सिंह का किताब द स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट। पीछे वही किताब ज़्यादा से ज़्यादा नया संस्करण में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से वो बिरसा मुंडा एंड हिज रेबेलियन, यही नाम में प्रकाशित हुआ। वो एक बेसिस था। लेकिन मैं वही अंचल में गया, घूमा, देखा, सुना, सब कुछ ऐसा था कि खूब बहुत प्यास लगा था। मैं वो जितना जंगल है, पहाड़ है, जितना आदिवासी लोग है, जो है, मैं पान कर लेता था। बहुत प्यासा बुझ जाता था। क्योंकि बिरसा का जो रेबेलियन, उसको हम बहुत बड़ा समझा। आदिवासी रेबेलियन को मैं बहुत ऊंचा में बिरसा को आपने नायक बनाया। हाँ। उसके माध्यम से आप क्या दिखाना चाहती थी? वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए समझ लिए कि वो किताब का बहुत भारतीय भाषा में अनुवाद हुआ। अभी पूरा भारत में, बहुत दूर दूर में, इवन इन साउथ इंडिया, बिरसा का दिन माना जाता है। बिरसा सबको के लिए एक हीरो हो गया है। पार्लियामेंट का उधर भी दिल्ली में बिरसा का एक स्टैचू हो जाएगा। पार्लियामेंट में उनका पोर्ट्रेट है, उनका नाम में स्टैम्प निकला है। बिरसा के बारे में जब किया, वो आदिवासी लोग में भी बहुत आनंद उठा, क्योंकि वो सब बोला क्या, जो हम लोग का जो मेन स्ट्रीम जो स्वाधीनता संग्राम का जो इतिहास लिखा है, उधर आदिवासी का कोई भूमिका
कभी उल्लेख नहीं हुआ। उनका ऐसा समझ पड़ा कि ये पहले दफे हम लोग मैं भारतवासी हूँ, लेकिन भारत के इतिहास में मेरा कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन ये है पहला दफे मेरा नाम, हम लोग का नाम भारत के इतिहास में चला आया। यही बहुत बड़ा अनुभव था उनका लिए, मेरा लिए। इसके बाद मैं सांवताल विद्रोह के बारे में भी लिखा है। झारखंड में साल और सागवाना, ये विद्रोह जब हुआ था उसके बारे में भी लिखा है। विद्रोह लेकर उपन्यास मैं बहुत लिखा, सब कुछ हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ। अरण्य अधिकार सबसे ज्यादा नाम किया। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि लेखन से समाज बदल सकता है? समाज कैसे बदलेगा ये मेरा हाथ में नहीं है, लेकिन ये मेरा विश्वास है क्या हम सब लोग बात कम करके कुछ काम नहीं करूं तो समाज कैसे सुधरेगा, कैसे होगा। गवर्नमेंट स्कूल कर दिया इसलिए सब कोई साक्षर हो जाएगा। गवर्नमेंट किधर हेल्थ सेंटर कर दिया इसलिए सब लोग का सहारा मिलेगा। बाबा आमते देखिए, वो लेप्रोसी पेशेंट के लिए कितना काम किया। उन्होंने तो जीवन दान कर दिया कि एक ही काम पर। ऐसा डेडिकेशन से शिक्षा सेवा नहीं करने से हाल सुधारना बहुत मुश्किल नहीं तो फिर है। लेखक की क्या स्थिति है समाज में, क्या उपयोगिता है? लेखक भी एक समाजवासी जीव है, उनका एक प्रतिबद्धता है एंड उसको मानना बहुत जरूरी है। ये है मेरा ऐसा मैं समझती हूँ। माशुदा जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लेखक क्यों होना चाहिए फिर समाज में, जब उससे कुछ क्रांति नहीं होनी है, समाज नहीं बदलना है, उसकी उपयोगिता क्या है लेखक की, रचनाकार की? लेखक का काम ये नहीं है जो उनका लिखा से बहुत ऐसा लेखक बहुत कम होती है जिनका लेखा से क्रांति शुरू हो जाता है। क्रांति का बात मैं नहीं करती हूँ। मैं बोलती हूँ कोई लेखक को और कुछ नहीं सकूं, लेकिन जो है जैसा है, कितना बुरा हाल है, इसको उद्घाटन करके डॉक्यूमेंटेशन करना ये तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं यही काम ज्यादा से ज्यादा करती हूँ। अच्छा, आपने इतना ज्यादा लिखा है, आपको अपनी सबसे प्रिय रचना कौन सी लगती है? सबसे प्रिय कोई एक रचना नहीं है, और जो रचना बहुत प्रिय है वो 1084 के माँ नहीं है। ये बात ठीक है क्या 1084 के माँ इंडिया में और बांग्लादेश में भी बहुत जनप्रियता मिला उसका, बहुत लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में और बांग्लादेश में भी वो हम देखा। अरण्य अधिकार भी नहीं है, जंगल के दावेदार जो है उससे बहुत हायर स्टैंडर्ड का लिखा है। चट्टी मुंडा और उनके तीर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी में अनुवाद हुआ, मराठी में नहीं हुआ। और गहराती घटाएं, ये किताब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अग्निगर्भ, ये भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्ट्रगल का बात है इसमें, लेकिन बहुत धीर से लिखा था, टाइम ज़्यादा मिलता था। उसमें औपन्यासिक का कृति उसमें बहुत अच्छे से आया है। ऐसा कोई कहानी भी है जो बहुत लाइक स्तनदायिनी, जो ब्रेस्ट गिवर नाम में अनुवाद हुआ, जैसा है द्रौपदी। क्या ऐसा बहुत सारी कहानी है। 1084 में की माँ जो आपने लिखा, जिसका सबसे ज्यादा अनुवाद हुआ, आप बता रही हैं। हाँ, ये नक्सली आंदोलन के बारे में है? हाँ। या सिर्फ उस माँ के बारे में है जिसका बेटा मारा गया नक्सली आंदोलन में? क्या मेन चीज क्या दिखाना चाहती हैं इसमें आप? नक्सल आंदोलन के बारे में तो 2-3 फेज है, 2-3 विभाग है। पहले वो सब लोग गांव में गया था, गांव में गया और बहुत ऐसा है, बहुत मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड सब कोई को मारा। और उधर बहुत सब कोई ट्राइबल लोग और ऐसा ही वही लोग, नॉन ट्राइबल लोग, सबसे बहुत सहारा मिला, क्योंकि अत्याचार और शोषण अति भयानक था। लेकिन जब गांव में पुलिस और मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया, वो सब कलकत्ता में चला आया। उनका समझ था क्या कोलकाता में इधर उधर कॉलोनी है, सब कुछ है, उधर सहारा मिलेगा। कलकत्ता के रास्ता घाट में उन लोग का हत्या शुरू हो गया। उस समय मैं गांव में नक्सल मूवमेंट लेकर 4-5 कहानी लिखा था। एक दिन
रात 8 या 9 होगा, मैं रास्ता में ऐसा चलता था, 2 लड़का आया, अपना मुंह नहीं दिखाया, बोला आप गांव के बारे में लिखते हैं लेकिन कलकत्ता का रास्ता पर हम लोग मरता है, हम लोग का बात कौन लिखेगा। उन लोग का ये बात सुनकर उसके बाद 1084 के माँ का वही था बीज। लेकिन 1084 का माँ का ये भी बहुत गुरुत्वपूर्ण है कि उस टाइम में बहुत नक्सल लड़का है जिनका बाबा माँ उस टाइम का सीपीआई का सीपीएम कोई लेफ्ट पार्टी में थे। लेकिन ये जो जनरेशन आया था नक्सल लोग, वो पूरा सिस्टम को बदलना चाहते थे और वोट का पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते थे। उनका पिता माता का पर भी उनका जो लेफ्ट पॉलिटिक्स है उसको भी खारिज कर दिया। उनका पिता माता के दैट जनरेशन उनका समझ नहीं पाया उनका राजनीति क्या है, क्यों ये सब लोग जानता है कि दीवार में एक नारा लिखने में पुलिस का गोली आएगा तब भी लिखता है, तब भी मर जाता है, मौत से नहीं डरता। ये तो हम लोग पहले देखा, वही बहुत इंस्पायरिंग था। बंगाल में टेररिस्ट युग का बात हम लोग सुने हैं, महाराष्ट्र में चापेकर ब्रदर का फांसी का बात पढ़ा है, भगत सिंह का बात पढ़ा है, सावरकर का बात पढ़ा है। अपना आँख से तो यही पहले देखा ना। तो उसका मेरे तो अंदर में एक ऐतिहासिक है जो उसको डॉक्यूमेंट करने चाहता था, वो काम भी हुआ। और आप तज्जुब हो जाएंगे क्या जब वो किताब निकाला और बहुत जनप्रिय हुआ, एक पूजा नंबर में निकाला था, वो बहुत स्मगल करके जेल में चला गया। और नक्सल जितना बंदी थे वो पढ़कर बहुत इंस्पायर्ड हुआ कि बाहर का जगत हम लोग का एकदम नहीं भूल गया। और ये भी है बहुत माँ से मेरा बहुत लेटर मिला कि अपने ब्रोती के बात नहीं लिखा है, अपने मेरा लड़का का बात लिखा है, मेरा लड़का भी ऐसा। तो ये जो सार्वजनिकता है, मतलब कैरेक्टर जो आप एक उठाती हैं उस कैरेक्टर को सारे समाज का कैरेक्टर बना के रखती हैं, ये लेखन की विशेषता होती है। लेकिन आपके साथ ऐसा और इस उपन्यास के बाद लोग ये कहने लगे कि महाश्वेता देवी तो नक्सलियों के साथ हैं। मैं जो करती है वो भी है एक साइलेंट रेवोल्यूशन, क्योंकि जिधर पानी नहीं था उधर जलाशय बना देती हूँ, जिधर कभी स्कूल नहीं था उधर स्कूल बना देती हूँ। जिन लोग का वनवासी और छोटा छोटा ये देखिए आदिवासी ग्रुप जिसके सब कोई बोलता था बॉर्न क्रिमिनल, आज वही सब लोग ऐसा सुंदर हस्तशिल्प बनाता है और उससे कलकत्ता का लोग तो तज्जुब बन जाती है। वो इधर उधर इधर आपने जो काम किया आदिवासियों में, हाँ, ये भी एक निःशब्द विप्लव है। एक जाने जाती जिसका परिस्थिति बहुत खराब था, उधर से वो अभी अपना को सम्मान करने सीखा है। अभी वो गवर्नमेंट के उधर चला जाता है, अथॉरिटी के पास, बोलता है ऐसा करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यों? जागृति आया उनमें, जागृति आया, और जागृति आया काम का माध्यम से। तो ये जागृति आया, ये आपके लेखन के माध्यम से आया या आपके काम के माध्यम से आया? काम के माध्यम से आया। उन लोग सब तो निरक्षर है। मैं तो पहले ही बोला था, मैं जब उन लोग का अंदर में जाता था, कोई लिटरेचर का मटेरियल लेने के लिए नहीं जाता था। अच्छा, ज्ञानपीठ अवार्ड आपको मिला महाश्वेता जी आपके लेखन के लिए, मैग्सेसे अवार्ड मिला आपको आदिवासियों में काम करने के लिए, काम करने का और साहित्य दोनों मिला के। जी, आपने अपने आदिवासियों में अपने काम को क्षमा प्रार्थना कहा है। हाँ, इस क्षमा प्रार्थना से क्या मतलब है आपका? ये है कि मैं ऐसे समझती हूँ, समाज का जो मूल स्रोत है, हम लोग बहुत साल से, क्या 1000 साल से हम लोग उन लोग का शोषण करता है, उन लोग का श्रम लेता है, उनके सब छीन लेता है। गया से देखिए स्वाधीनता का बाद कितना जमीन उनसे छीन लेता है, हम लोग जंगल काट देता है, ये करता है वो करता है। तो आदिवासी का ऊपर मूल स्रोत भारतीयों का ये जो अत्याचार है, मैं तो मूल स्रोत का आदमी हूँ, मैं तो ऐसा ही एक श्रेणी से
श्रेणी का आदमी हूँ जो ये स्वाधीनता से बहुत उनका फायदा मिला, मेरा पुरस्कार मिला, मेरा नाम हुआ, लेकिन उन लोग का कुछ नहीं मिला। इसीलिए जो मैं करती हूँ वो कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम है। मूल स्रोत का तरफ से मैं मेरा साध्य सीमा जितना हो सकता है, इसी से उनका सेवा करके ये शोषण का, ये शताब्दी व्यापी शोषण का, अत्याचार का, ये सब कुछ के लिए मेरा जीवन एक क्षमा प्रार्थना है। माशिप्ता जी, एक बात और जानना चाहता था मैं आपसे कि लेखन और जो काम आप कर रही हैं उसके अलावा भी कुछ शौक होते हैं आदमी के। आपके क्या शौक हैं, जैसे फिल्म देखना या फिल्मी गाने सुनना, ऐसा कोई शौक? अभी तो सब कुछ भूल गया, जितना भी शौक था वो सब तो वर्जन कर दिया, क्योंकि इतना काम करती हूँ कुछ टाइम नहीं मिलता। लेकिन इसके पहले विविध भारती में शनिवार का प्रोग्राम सुनना मेरे लिए बहुत बड़ा आकर्षण था। क्या होता था उसमें? कितना पुराना हिंदी गान मैं सुन सकती थी। मेरा तो पुराना हिंदी फिल्म का जो गान है, पुराना जमाना का, वो बहुत पसंद था। उसके बाद में भी जो जितना गान हुआ बहुत पसंद था। हिंदी फिल्म में बहुत देख चुकी हूँ। कोई गाना आपको याद है पुराना दिन का गाना बहुत पसंद हो? हाँ, बहुत गाना। वो तो आपका जमाना का नहीं है, आपके जमाने का, मेरा जमाना का, बहुत पुराना दिन का। साइगल और खुर्शीद के जो तानसेन के जो गान होता था वो बहुत अच्छा लगता था। कोई एक आध लाइन याद हो तो सुनाइए ना। कौन से गाने थे? एक दो। वो तो बहुत है, बहुत से गाना है। अब राजा भये मोरे बालमा, वो दिन भूल गए, मेरी गली में साँझ सवेरे मारे 100 फेरे, आँख में आंसू भर भर बोले, जी न लगे बिना तेरे, वो दिन भूल गए। अब राजा भये मोरे बालम, वो दिन भूल गए। अब राजा भये मोरे बालम, वो दिन भूल गए। मेरी गली में साँझ सवेरे, मेरी गली में साँझ सवेरे मारे 100 फेरे, मारे 100
अब राजा भये मोरे बालम वो दिन भूल गए। बहुत बहुत धन्यवाद महाश्वेता जी, आपके माध्यम से हमने बहुत कुछ जान लिया आज। आपका लेखन हम जानते थे, धन्यवाद। आपके विचार पहले भी थोड़े बहुत जानते थे लेखन के माध्यम से, अब कुछ और साफ हुए हैं। मैं एक बार फिर आपको स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, धन्यवाद, नमस्कार। स्वर्ण स्मृति कार्यक्रम में दोस्तों अभी हम आपको सुनवा रहे थे वरिष्ठ कथाकार महाश्वेता देवी से विश्वनाथ सचदेव की ये बातचीत। ये अनमोल रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह ने। तो हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वर्ण स्मृतियों का ये सिलसिला आज यहीं तक। अगले सप्ताह विविध भारती की 50 साला यात्रा में से फिर ढूंढेंगे किसी छूट गए पड़ाव को। तो अगले शनिवार फिर सुनिए स्वर्ण स्मृति।